हेलो फ्रेंड्स, आई एम नरेंद्र वर्मा। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनवी एडू हब में। तो दोस्तों, आज की इस क्रक सीरीज ऑफ एचआरएम दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। You know very well, this topic is very much important from various examination point of view, be it NTA NET or assistant professor, MCOM, BCOM, जहां पर भी HRM पढ़ाया जाता है, सिलेबस का पार्ट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और आज हम बहुत ही जल्दी से तेजी से समझने वाले हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के सारे मेथड्स, राइट। एग्जामिनेशन में कई बार इस तरीके से भी पूछा जाता है कि कुछ मेथड्स आपको दे दिए जाते हैं और क्वेश्चन होता है कि विच ऑफ देम इज द ट्रेडिशनल मेथड और विच ऑफ देम इज द मॉडर्न मेथड्स। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो मेथड्स हैं उनको कैटेगराइज करने के लिए कई सारे स्कॉलर्स ने कई सारी कैटेगरीज दी हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है दैट इज व्हाट ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड्स, राइट। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्रक सीरीज में क्या करते हैं, की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड्स में हमारे पास क्या क्या है। सो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिशनल मेथड्स को हम पहले डिस्कस करेंगे और बहुत ही तेजी से करेंगे। देखिए, सबसे पहला मेथड यहां पर है रैंकिंग मेथड। देखिए, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सबसे ज्यादा पुराना और सिंपल मेथड है। तो याद रखिएगा, द ओल्डेस्ट एंड द सिंपलेस्ट, सबसे ज्यादा इजी है ये, ठीक है। इसमें होता क्या है, एम्प्लॉइज, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 एम्प्लॉइज हैं, तो आप उनके वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको क्या देंगे, रैंक देंगे। जाहिर सी बात है, 5 एम्प्लॉइज हैं तो 5 रैंकें आपको देनी है। फर्स्ट रैंक जिसका होगा, समझा जाएगा कि भाई ये व्यक्ति जो है सबसे बेहतर है इसमें, यही बात यहां लिखी हुई है। एम्प्लॉइज आर रैंक्ड फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट और फ्रॉम द बेस्ट टू द वर्स्ट, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देयर आर 5 एम्प्लॉइज और इनको इनके वर्क परफॉर्मेंस के हिसाब से रैंक दे दी गई है। तो बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। इट फेल्स टू डिस्क्राइब हाउ मच बेटर और वर्स वन इज देन दी अनदर, यानी कि ये तो बता रहा है कि इन 5 में ये बी जो है ये व्यक्ति सबसे अच्छा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि बी ए से कितना अच्छा है, सी से कितना अच्छा है, या सी डी से कितना अच्छा है। यानी कि 1 to 1 कंपैरिजन यहां पे नहीं हो पाता है, ये इसका एक फ्लॉ है। एक और इसमें प्रॉब्लम है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी बहुत सारे एम्प्लॉइज हो जाएंगे, मान लीजिए 1000 एम्प्लॉइज हो जाएंगे, तो फिर रैंक देना बड़ा मुश्किल काम सा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके 2 फ्लॉ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेडिंग मेथड, ग्रेडिंग जैसे एग्जामिनेशन में आपको ग्रेड्स दे दिए जाते हैं, ए बी सी। ए का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बी यहाँ पे हो गया अबव एवरेज, सी हो गया एवरेज। आपके एग्जामिनेशन में तो और भी ग्रेड्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये ग्रेड्स हमेशा ए बी सी में दिए जाएं, ये नंबर्स में भी दिए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, 10 अगर दिए तो एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस, 9 दिया तो वेरी गुड परफॉर्मेंस, 8 दिया तो मच एवरेज, इस तरीके से ये चलेगा। तो होता क्या है इसके अंदर, पढ़ते हैं। Certain categories of work are established in advance and carefully defined in form of grades, ठीक है। पहले से कैटेगरी बना ली जाती हैं और उनको डिफाइन किया जाता है ग्रेड्स के रूप में। The employee is then allocated to the grade that best describes his or her performance। अब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम उसको सुटेबल ग्रेड देते हैं और उसका अप्रेजल इस तरीके से हो जाता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, अंडर दिस रेटर में रेट मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज ऑन द हायर साइड ऑफ देयर परफॉर्मेंस। अब इसमें यह प्रॉब्लम हो सकती है, आपने एग्जामिनेशन में भी देखा होगा, अगर एग्जामिनर आपसे खुश है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उसने ए ग्रेड दे दिया, या ना खुश है तो ज्यादातर को बी ग्रेड दे दिया। तो यह समस्या यहां भी आती है, ठीक है ना। इसीलिए हमें बाकी मेथड्स पे भी जाना पड़ता है। देखिए, मेथड्स जो है इवॉल्व हुए हैं, क्यों, क्योंकि कोई ना कोई कमी किसी ना किसी मेथड में रही, फिर बाकी लोगों ने इस पे विचार मंथन किया और कोई नया मेथड देने की कोशिश की जिसमें वो पुरानी लिमिटेशन या परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर किसी और ने उसको पढ़ा तो उसमें कोई और कमी निकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड है ग्राफिकल स्केल मेथड, इसे ग्राफिकल स्केल रेटिंग भी कहते हैं और इसका एक और नाम है यहां पर लीनियर रेटिंग स्केल, ठीक है। इसमें एक्चुअली लिकर्ट स्केल का इस्तेमाल होगा। लिकर्ट स्केल में आपको बता दूं कि 5 पॉइंट स्केल भी कहते हैं लिकर्ट स्केल को हम। इसमें हम 5 पॉइंट पे क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं सामने वाले के रिस्पॉन्सेस, ठीक है, सामने वाले की परफॉर्मेंस के बारे में। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ, एम्प्लॉय का नाम लिखा, डिपार्टमेंट हुआ, जॉब टाइटल हुआ। अब देखिए, हमको जानना है उसके अटेंडेंस के बारे में, बिहेवियर टुवर्ड्स सबऑर्डिनेट, सिंसियरिटी एंड डिपेंडेबिलिटी। अब हम इसे कैसे जाने कि वो कितना अच्छा है, तो हमने इसके 5 पॉइंट्स तय कर दिए। एक है पुअर,
यानी कि जिसको पुअर लग रहा है, मान लीजिए जो भी रेटर है, चाहे उसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसको रेट कर रहा है या उसका इमीडिएट सुपीरियर कर रहा है, जो भी कर रहा है वो टिक लगाएगा। अगर पुअर है तो यहाँ पुअर पे लगाएगा, फेयरली पुअर है यानी कि पुअर से थोड़ा बेहतर है तो इधर लगाएगा, फेयरली गुड है तो इधर लगाएगा, अच्छा है तो यहाँ लगाएगा और एक्सीलेंट इधर लगाएगा। इस तरह के आपने देखा होगा फीडबैक फॉर्म्स कई बार भरवाए जाते हैं, ये वही चीज है। तो 5 पॉइंट स्केल यहाँ पे इस्तेमाल होता है, दैट इज नोन एज लिकर्ट स्केल। अभी होता क्या है इसके अंदर, देखिए यहां भी लिखा हुआ है, इट लिस्ट ट्रेट्स एंड रेंज ऑफ जॉब परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनसेटिस्फैक्टरी टू आउटस्टैंडिंग। तो ये अनसेटिस्फैक्टरी हो गया ये वाला एरिया, ठीक है। यहां से एवरेज चलते हुए आउटस्टैंडिंग तक हम पहुंचे फॉर ईच ट्रेट। हर ट्रेट की बात हो रही है, हर ट्रेट के लिए इस तरह के स्केल दिए जाते हैं। रेटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स ऑन द कंटिन्यूम। अब इसमें रेटिंग इस हिसाब से होगी कि जिसमें उसको ज्यादा टिक मिलेंगे वो उसकी परफॉर्मेंस कहलाएगी, उसके हिसाब से उसको इवेल्युएट किया जाएगा। अब इसमें एक और ध्यान रखने वाली बात क्या है, गुड फॉर मेजरिंग वेरियस जॉब बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय। यानी एग्जामिनेशन कभी ऐसा आ जाए कि वेरियस जॉब बिहेवियर को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा, तो आप उसमें आंसर कर सकते हैं ग्राफिकल स्केल मेथड। चलिए जल्दी से अगले मेथड की ओर बढ़ते हैं, दैट इज चेकलिस्ट अप्रोच या चेकलिस्ट मेथड कह सकते हैं आप इसको। तो इसमें क्या होता है कि यस और नो, केवल यही दो रिस्पॉन्स होते हैं। देखिए होता क्या है, एक प्रॉब्लम आती है, जो हमारा रेटर है, रेटर यानी कि चाहे हमारा एचआर मैनेजर है या इमीडिएट सुपीरियर है, वो भी कई बार बायस हो सकता है वो अपने पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट से चिढ़ा बैठा हो। तो हमारी कोशिश ये रहती है कंपनी की या जो भी इस तरह के टेस्ट फॉर्म करते हैं कि जो रेटर है वो बायस ना हो पाए, तो उससे जबरदस्ती आंसर कैसे निकलवाया जाए, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी झोल ना रहे। तो क्या करते हैं यहाँ पे चेकलिस्ट मेथड में यस और नो वाली बात होगा, यानी बीच का कोई पॉइंट है ही नहीं, हाँ या ना वाली बात है। जैसे क्वेश्चन हुआ इज ही रेगुलर ऑन द जॉब, है तो यस लिखिए वरना नो लिखिए, सीधी बात, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स दैट इज क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स इन यस और नो इज प्रिपेयर्ड। ईच क्वेश्चन स्टेटमेंट कैरीज अ वेटेज इन रिलेशनशिप टू देयर इंपॉर्टेंस। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनके वेटेज होंगे, किसी के 5 मार्क्स हो सकते हैं, किसी के 10 मार्क्स हो सकते हैं, और ये रेटर को भी नहीं पता होते, ठीक है ना। जो व्यक्ति ये टेस्ट बनाता है केवल उसको पता होता है, दैट इज हाईली कॉन्फिडेंशियल, राइट। अदरवाइज क्या होगा, रेटर को पता होगा तो फिर वो बायसनेस के अंदर आ जाएगी, वो उसी हिसाब से उसकी रेटिंग करेगा। सो इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है, डिफिकल्ट टू असेंबल, एनालाइज एंड वे अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स अबाउट एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ कॉस्ट पॉइंट ऑल्सो। यानी कि ये जो क्वेश्चंस तय करना ये थोड़ा टिपिकल काम हो जाता है, कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा दैट इज क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, दैट इज वेरी मच पॉपुलर मेथड। इसके बारे में कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हैं, तो अच्छे से इसको समझ के जाइएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेथड है किस पे फोकस करता है, बिहेवियर पे रादर देन पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी को नहीं बयां करता है, ये बिहेवियर पे करता है कि आपके सामने कोई घटना घटी और आपका उस पर इमीडिएट बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। अगर आपका इमीडिएट बिहेवियर रेटर के अकॉर्डिंग या जैसा आपका जॉब है उस नेचर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, तो आपको हाई रेटिंग दी जाती है, आपका अप्रेजल अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप अपने जॉब के अकॉर्डिंग सही स्टेप नहीं लेते हैं तो फिर आपको कम रेटिंग दी जाएगी। तो इसके पीछे क्या आइडिया है, देखिए the basic idea behind this to apprise the workers who can perform their jobs effectively in critical situations। यानी कि critical situations में कौन व्यक्ति अपनी जॉब अच्छे तरीके से कर सकता है, यानी situations ऐसी हो जाए तो भी situations बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग वाली हो जाए, फायर सडन ब्रेकडाउन एक्सीडेंट। लेकिन इस मेथड में फ्लॉ क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है और सब्जेक्टिव जजमेंट कई बार हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ, अब एक कंपनी में आग लग गई है, ठीक है। अब इसमें रिएक्शंस क्या होंगे, ठीक। अब मे बी पॉसिबल कि छोटी सी आग लगा दी जाए एक मॉक ड्रिल के रूप में, और उसके बाद ये ऑलरेडी हमने तय कर रखा है कि ये आंसर्स ऐसे होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर स्केलिंग होती है, कोई ना कोई इंसिडेंट कराया जाता है जो क्रिटिकल नेचर का हो, और फिर उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाएगा और उनको अप्रेज किया जाएगा, राइट। चलिए अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं, फोर्स्ड चॉइस मेथड। ये किसने दिया था, गिलफोर्ड नाम के एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने इस मेथड को दिया। एक्चुअली फोर्स्ड नाम इसका क्यों दिया गया है, जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जो रेटर है वो बायस ना हो जाए, तो इसलिए हमें उससे आंसर निकालना होता है। तो इसमें ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि रेटर जो है अपनी तरफ से कुछ कर ही ना पाए, उससे आंसर निकालना क्या हो गया, एकदम फोर्स हो गया। यानी कि आप आंसर नहीं भी देना चाहते तो भी आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर आप किसी व्यक्ति की तारीफ नहीं भी करना चाहते तो भी आपको आंसर देना पड़ेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हुआ, रेगुलरिटी ऑन द जॉब। अब भाई या तो मोस्ट में आंसर दीजिए या लीस्ट में आंसर दीजिए, रेगुलरिटी से संबंधित इतने सारे इन्होंने ऑप्शंस दे दिए।
ऑलवेज रेगुलर, या तो मोस्ट बताएंगे या लीस्ट बताएंगे। इन्फॉर्म इन एडवांस फॉर डिले, मोस्ट लीस्ट बताएंगे। नेवर रेगुलर, ये भी पता लग जाएगा। रिमेन एब्सेंट, यानी कि सारे ऑप्शन जितने हो सकते हैं रेगुलरिटी से लेके वो सारे ऑप्शन दे दिए और उसमें केवल आंसर की चॉइस दी मोस्ट और लीस्ट वाली, राइट। तो फोर्सिवली आप आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पे रेटर जो है बायस नहीं हो सकता, ठीक, यहां पे बहुत ही कम संभावना है। तो गिलफोर्ड ने इस चीज पे फोकस किया था। देखिए क्या लिखा है, इट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टेटमेंट एंड रेटर रेट्स हाउ इफेक्टिवली अ स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स ईच इंडिविजुअल बीइंग इवैल्यूएटेड। एवरी स्टेटमेंट हैज सम स्कोर व्हिच इज नॉट नोन टू रेटर, और रेटर को पता भी नहीं होता कि भाई किस क्वेश्चन का या स्टेटमेंट का कितना मार्क्स है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, एक्चुअल कंस्ट्रक्टिंग ऑफ सेवरल इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। जाहिर सी बात है कि इन सबको तैयार करने में बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे और टाइम लग जाएगा, राइट। अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। दैट इज आल्सो पॉपुलर मेथड। क्यों? क्योंकि जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था रैंकिंग मेथड, उसमें एक प्रॉब्लम था कि कंपैरिजन जो है 1 to 1 नहीं हो रहा था। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहां पे कौन सा मेथड आता है, पेयर्ड कंपैरिजन। यहां पे क्या होता है, दो लोगों के पेयर बनाए जाते हैं, यानी एक व्यक्ति जो ए है तो उसको बाकी सारे एम्प्लॉय से भी कंपेयर किया जाएगा। ए का कंपैरिजन बी से भी होगा, डी से भी होगा और सी से भी होगा, राइट। इसी तरीके से बी का भी सी, डी और ए से होगा। इस तरीके से कंपैरिजन चलते हैं। ओके, होता क्या है, इसमें कुछ स्लिप्स बना ली जाती हैं, ठीक। एक स्लिप हुई ए और बी की, एक स्लिप हुई ए और सी की, एक स्लिप हुई ए और डी की, एक स्लिप हुई बी और सी की, और रेटर को इस तरीके से इवैल्यूएट करने के लिए, टिक मार्क करने के लिए बोला जाता है। मान लीजिए यहाँ पे उसने ए को टिक लगाया, यहाँ ए को टिक लगाया, यहाँ पे टिक लगाया, ठीक है। यहाँ पे उसने सी को टिक लगाया, सी को टिक लगाया, ठीक है। तो जितने ज्यादा टिक होंगे जिस एम्प्लॉय के फेवर में, उसको बेहतर समझा जाएगा बाकियों से, ठीक है। यहाँ 1 to 1 भी कंपैरिजन हो रहा है और ओवरऑल भी कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए ये जो मेथड है सुटेबल माना जाता है, बेहतर माना जाता है रैंकिंग मेथड। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि रैंकिंग मेथड की प्रॉब्लम को किसने दूर किया, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड ने किया। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। देखिए यहाँ पे 4 एम्प्लॉइज थे तो ये ग्रुप बनाना बड़ा आसान था। सोचिए अगर किसी कंपनीज में 1000 हो तो उसके हिसाब से ग्रुप बनाना, 990 ग्रुप्स बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ईच एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विद अदर एम्प्लॉइज ऑन वन बेसिस, यूजुअली बेस्ड ऑन वन ट्रेट ओनली। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें वन बेसिस पे कंपेयर किया जाता है एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ, तो कौन सा मेथड हो जाता है, दैट इज पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। द रेटर इज प्रोवाइडेड विद बंच ऑफ स्लिप्स, ईच कंटेनिंग पेयर ऑफ नेम्स। रेटर पुट्स अ टिक मार्क अगेंस्ट द एम्प्लॉय whom he thinks better of two. The number of times this employee is compared as better with the others determines his or her final rank. As I explained you, everything is written here, right? चलिए let's move on to another method, that is field review method. अब देखिए ये कायदे में कोई सेपरेट मेथड नहीं है। आपने किसी भी मेथड से इवैल्यूएशन कर लिया और उसके बाद आप चाहते हैं कि बायसनेस थोड़ी सी है, तो उस बायसनेस को अगर दूर करना है तो आप फील्ड रिव्यू मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, रिव्यू, यानी फील्ड में जाके खुद रिव्यू कर लीजिए। रेटर ने तो कर दिया, लेकिन आप खुद जाके इसकी जांच पड़ताल कर लीजिए कि जितने टिक उसने लगाए हैं, जितनी बातें रेटर ने कही हैं, वो सही मायने में सही है या नहीं, राइट। देखिए यहां लिखा हुआ है, when there is a reason to suspect rater's biasness or his or her rating appears to be quite higher than others, these are neutralized with the help of a review process। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब ऐसा तभी किया जाता है जब आपको वाकई में लगे कि रेटर ने कुछ प्रॉब्लम की है। होता क्या है इसमें, देखिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रेटर ने अपना जजमेंट दे दिया, उसने रेटिंग कर दी, लेकिन उसके बाद आप सब लोगों से पूछे, सबऑर्डिनेट से पूछे लीडरशिप के बारे में, आपको लगता है यहाँ पे आप रिव्यू करके आपने डाल दिया, ठीक है। कस्टमर ने भी भाई लीडरशिप के बारे में कहा तो आपने यहाँ डाल दिया, मे बी पॉसिबल रेटर ने इस बात को हाईलाइट ही नहीं किया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया फील्ड रिव्यू मेथड। चलिए अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो नाम से क्लियर है, एक तो फोर्स्ड मतलब यहां भी वही फोर्स वाली बात हो जाएगी, यानी कि कोई चॉइस ही नहीं किसी के पास। इसका नाम याद रखिए किसने दिया था, एक स्कॉलर थे टिफिन, उन्होंने इसको दिया, इसलिए दिया। अब देखिए इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो ये वहीं से आया है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बना। देखिए यहाँ नाम भी दिया हुआ है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एक कर्व बनाया जाता है। यहाँ पे क्यों ये दिया गया, टू एलिमिनेट द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ रेटिंग मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज एट हायर एंड ऑफ द स्केल, ठीक है ना। होता क्या है कि आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर लीजिए, ज्यादातर एम्प्लॉइज को आप क्या करेंगे, हायर मार्क्स देते हैं, कोई भी रेटर हो, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि भाई आपके पास जितने एम्प्लॉइज हैं उसमें अगर आपको रेटिंग करनी है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट वहां पे लागू होना चाहिए,
ठीक है ना। तो उसके लिए इस मेथड को दिया गया, इट अज्यूम्स दैट एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस लेवल कंफर्म्स टू अ नॉर्मल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज 10 20 40 20 10 यूजफुल फॉर रेटिंग द लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को रेट करने के लिए बहुत यूजफुल प्रोसेस है, ठीक है। यहां पे आपने तय कर रखा है कि पुअर जो है 10% ही हो सकते हैं, ठीक, बिलो एवरेज 20% हो सकते हैं, एवरेज 40% हो सकते हैं, गुड 20% हो सकते हैं और एक्सीलेंट 10% हो सकते हैं। ये नॉर्मल सा फिनोमिनन है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है, ठीक है, इसीलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को यहां पे लिया गया है। तो अगर इसके तहत रेटिंग की जा रही है तो आपकी रेटिंग को ठीक माना जाएगा, वरना आपकी रेटिंग बायस्ड होगी, राइट। तो ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात थी, टिफिन नाम याद रखिएगा। चलिए अगले मेथड की ओर बढ़ते हैं, दैट इज कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड दैट इज यूज्ड इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इनमें से किस मेथड को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होता क्या है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार की जाती है हर एक एम्प्लॉय के बारे में, जिसे शॉर्ट में ACR भी कह देते हैं। अलग अलग कंपनीज इसको अलग अलग नाम से भी बोल सकते हैं, कहीं पर इसको APAR कह देते हैं, कहीं पर इसको ACR कह देते हैं, कहीं पर कुछ और नाम हो जाता है। लेकिन होता इसमें यही है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं हर एक एम्प्लॉय के बारे में, उसकी अटेंडेंस, सेल्फ एक्सप्रेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, इनिशिएटिव, टेक्निकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड रिसोर्सफुलनेस के बारे में, ठीक है। और रेटर को क्या करना होता है, उसमें रेटिंग देनी होती है। वो रेटिंग चाहे ग्रेड में दे सकते हैं या मार्क्स में दे सकते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया, फॉर्म दिया हुआ है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑफ गजेटेड ऑफिसर्स फॉर द ईयर। यहाँ पे पीरियड आ गया, ठीक, यहाँ पे इसका नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया और यहाँ पे उसके अपॉइंटमेंट वगैरह सारी डिटेल आ गई और फिर यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेटर को क्या करना होता है, ये एक्चुअली केवल इसका एक फॉर्म ए है, यानी ए पार्ट है, इसके और भी पेजेस होंगे। तो लंबा चौड़ा एक रिपोर्ट होती है 4-5 पेजेस की, जिसमें एम्प्लॉय को हर एक नजरिए से उसके बारे में, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। रेटर को रेटिंग देनी होती है और उसके बाद उस सारे पॉइंट्स को कंपाइल किया जाता है, अलग अलग पार्ट्स में ये होता है, ठीक है। फिर फाइनल असेसमेंट तैयार की जाती है और उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को प्रमोशन देना है या डिमोशन देना है या ट्रेनिंग देनी है, ये सब तय किया जाता है, राइट। इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये क्या होता है, हाईली सब्जेक्टिव, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिस्टम पुराना वही फॉलो होता है, सबको पता होता है कि भाई हर साल ये ACR आने वाला है और इसका क्या मायने हैं, तो उसी हिसाब से रेटिंग दी जाती है। किसी एम्प्लॉय को ऊपर बढ़ाना है तो उसको ज्यादा रेटिंग दी जाएगी, किसी के काम से ना खुश हैं आप या किसी सुपीरियर के रिश्ते अच्छे नहीं है सबऑर्डिनेट के साथ, तो उसको कम मार्क दिए जा सकते हैं। तो हाईली सब्जेक्टिव है, ये एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, राइट। लेकिन फिर भी ये सिस्टम फॉलो किया जाता है क्योंकि इसके और भी फायदे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मेथड की ओर, दैट इज एसे मेथड। अब इसमें क्या होता है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, नैरेटिव मेथड। इसमें ये होता है कि भाई रेटर को केवल यस और नो टिक नहीं करवाया जाता, उससे पूरा एक स्टेटमेंट लिखवाया जाता है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उसको जाना जाता है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, रेटर राइट्स अ नैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑन एन एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, पास्ट परफॉर्मेंस, पोटेंशियल एंड सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट, राइट। तो इसमें भी एक सब्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है, अपने हिसाब से रेटर कुछ भी लिख देगा। देखिए ये एग्जांपल दिया हुआ है हमने, यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉय हुआ, डेट हुआ, यहाँ पे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन सब में डिटेल जो है किसको भरनी है, हमारे रेटर को भरनी है। तो ये भी सब्जेक्टिविटी प्रॉब्लम से ग्रसित है, हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छा मेथड है ऐसे मेथड। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है परफॉर्मेंस टेस्ट मेथड। इसको एक और नाम से कई बार लोग जान लेते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन मेथड्स, राइट। इसमें क्या होता है कि कई तरह के परफॉर्मेंस के टेस्ट किए जाते हैं और ऑब्जर्वेशन की जाती है। इन टेस्ट में नॉलेज एंड स्किल्स को जज किया जाता है एक एम्प्लॉय की, ठीक है, या कई बार उनसे डेमोन्स्ट्रेशन ले लिए जाते हैं उनके स्किल्स के, ओके, और उसके हिसाब से अप्रेजल दिया जाएगा, राइट। इंटरव्यूज कंडक्ट किए जा सकते हैं, ठीक, उनसे प्रेजेंटेशंस दिलवाई जा सकती है, रिटन टेस्ट या ओरल टेस्ट कंडक्ट किए जा सकते हैं, राइट। सो इन दैट वे परफॉर्मेंस टेस्ट मेथड is conducted. Okay, so it was all about the traditional methods of performance appraisal. Now let's move on towards the modern methods of performance appraisal, which are very much important from examination point of view as well as the course studies.